morning students. Now today's we are going to start the next chapter, that is the coordination compound, and this is the new chapter for you, and first time in syllabus you are studying this chapter because we have some concept, we have seen some complex ions or complex molecules. So how these complex compounds or coordination compounds are formed, we will learn in detail. What are the objectives for the today's session? Today's we are going to learn the definition of coordination compound and how is it different from double salt. We will study about the Werner theory for coordination compound, and there are some important terms which are used in this chapter. एक्चुअली बच्चों क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपने आप में किसकी अलग लैंग्वेज है, अलग नोमेनक्लेचर है, फार्मूला राइटिंग मेथडोलॉजी अलग है। इन ये एक बेस है जिसको आपको समझना होगा। तो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स होंगे जिसके बारे में, जिसके डेफिनेशन को समझना होगा, तब जाकर एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्चुअल कहते किसको हैं, इनका नाम कैसे लिखते हैं और इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैसे लिखते हैं। सो नाउ स्टार्टिंग द टुडे सेशन। सबसे पहले बच्चों है डेफिनेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। अपने आप में ये दो शब्द है, दो डिफरेंट टू वर्ड्स हैं। कोऑर्डिनेशन किसको बोलते हैं? डेटिव, जहाँ एक इट इज़ ए टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग, वन साइडेड डोनेशन होता है। आपने पढ़ा है ना, जैसे कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो, सपोज दैट अमोनिया। अब अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, या कोई निगेटिवली चार्ज्ड एनायन हो, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो किसी को दे सकता है। किसको देगा? सेंट्रल मेटल एटम या आयन को देगा। तो ये जो बॉन्डिंग बनती है जहाँ वन साइडेड डोनेशन होता है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो यही से ये टर्म आ रहा है कोऑर्डिनेशन। और चूंकि ये बॉन्डिंग होगी, कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, तो इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो डेफिनेशन इज coordination compounds are compounds in which the central metal atom is linked to a number of ions or neutral molecules, चाहे वो negatively charged ion हो या neutral molecule हो, by coordinate bonds। coordinate bonds किसको बोलते हैं? which are formed by donation of lone pair of electrons by these ions or neutral molecule। जैसे अभी आपको हमने अमोनिया का केस समझाया, जहाँ पर नाइट्रोजन एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और वो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वन साइडेड डोनेशन होता है। ये सबको समझ में आ गया। कुछ एग्जाम्पल आप देखेंगे। उससे पहले एक और टर्म है डबल सॉल्ट्स। अब डबल सॉल्ट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंट क्या आएगा? कुछ सॉल्ट्स हैं यहाँ पर देख लो, जैसे कार्नेलाइट है, KCl एक अपने आप में सॉल्ट है, पोटेशियम क्लोराइड, MgCl2 ये भी अपने आप में सॉल्ट है। जहाँ दो सॉल्ट एक साथ कंबाइंड है, नीचे में मोहर सॉल्ट देख लीजिए, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर के मॉलिक्यूल है, पोटासियम है। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं, दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड डबल सॉल्ट। अब आपके मन में क्वेश्चन अराइज होता है कि एक्चुअल में डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब ये दो तरह के हैं तो इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डिफरेंस? जो डबल सॉल्ट है जब वो डिसोसिएट होगा तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है सिंपल आयंस में। व्हेन डबल सॉल्ट इज डिसॉल्व इन वाटर, इट डिसोसिएटेड कंप्लीटली इन वाटर। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वहाँ पर ऐसा नहीं होता। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आप बात करोगे तो वो कंप्लीट डिसोसिएशन शो नहीं करता। जैसे मान लीजिए अगर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, अभी आपको मेथड समझना है कैसे इसके फार्मूला को लिखते हैं, FeCN6 अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर अगर इस कंपाउंड को मैं ऐसे लिखूँ K4FeCN6, अभी आप इसको देखिए, सोचिए नहीं कैसे लिखा जा रही है, मेथड आपको समझ लेंगे तो आपको भी आसान लगेगा। ये K4 है। अब ये जब डिसोसिएट होगा तो पोटेशियम आयन और ये आपको FeCN6 आयन बनेगा। यानी कि यहाँ पर ये आयरन अलग से आपको आयन Fe3+ आयन ये नहीं बना रहा है,
Fe+2 आयन का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। तो ये जो आयन है डू नॉट डिसोसिएट इनटू Fe2+ एंड Cn- आयन। जबकि आपने देखा है डबल सॉल्ट में क्या होता है, अभी डिफरेंस भी हम आगे देखेंगे। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है जो क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस देख लीजिए। डबल सॉल्ट these exist only in solid state and dissociate into constituent species in their solution. They retain their identity in solid as well as in solution state. इन डबल सॉल्ट का क्या होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है। दे लूज देयर आइडेंटिटी इन डिजॉल्व स्टेट, क्योंकि वो जितने भी उसमें आयंस होंगे सारे के सारे आयंस डिसोसिएटेड हो जाएंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। देयर प्रॉपर्टीज आर एसेंशियली द सेम एज दोज कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीसीज। यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीसीज है जिससे वो डबल सॉल्ट बना है उससे रिलेटेड इसकी प्रॉपर्टीज होगी। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देयर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जैसे मान लो अगर आप बात करते हो, अभी हमने जैसे देखा K4 FeCN6 डज नॉट शो द टेस्ट ऑफ Fe2+ एंड Cn-। इनका टेस्ट क्यों नहीं देगा, क्योंकि अभी आपको हमने बताया कि जब बच्चों ये K4 FeCN6, अब ये क्या होगा, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। जब ये डिसोसिएट होगा तो ये डिसोसिएट होगा K+ FeCN6 4- में। यहाँ तो ये Fe+2 और Cn- में तो डिसोसिएट हुआ नहीं, तो इनका टेस्ट नहीं देगा। आगे बात समझ में, ये डिफरेंस है। तो मोहर सॉल्ट क्या है, एक डबल सॉल्ट है। इज इट क्लियर, सबको समझ में आ गया। कुछ ऐसे नेचुरल अकरेंस से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। जैसे मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल क्या है, एक तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। उसी तरीके से हीमोग्लोबिन है, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें किसका, आयरन का। विटामिन B12 में किस, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वहाँ ये पूछा जा सकता है। ये अभी आपने देख लिया, डिफरेंस दोनों के बीच में समझ में आ गया सबको। डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत स्पष्ट रूप से समझ लो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होता, कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन होता है। डबल सॉल्ट में कंप्लीटली आयनाइजेशन होता है। अब बात करते हैं बच्चों वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वर्नर ने क्या कहा, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन कब होता है, इससे रिलेटेड वर्नर की क्या पोस्टुलेट्स थे वो अपने को पढ़ना है। वर्नर ने कहा, एक्चुअल में अल्फ्रेड वर्नर एक केमिस्ट थे, पहली बार आइडिया दिया कि स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होगा। उनके मेन पोस्टुलेट्स क्या थे, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल शो टू टाइप ऑफ लिंकेज, टू टाइप ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी एंड secondary valency. The primary valency are normally ionizable and are satisfied by negative ions. Secondary valencies are non-ionizable and these are satisfied by neutral molecule or negative ions. The secondary valency is equal to the coordination number and it is fixed for a metal. भी आपको सब समझाएंगे। The ions groups bounded by the secondary linkage to the metal have characteristics spatial arrangement of corresponding to different coordination number. ये तो आपको वर्नर साहब ने कहा। अब जरा समझिए क्या कहा इन्होंने। अगर हम बात करें जो पहला एग्जाम्पल हमने लिया था उसी एग्जाम्पल की, तो पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं K4 FeCN6 की ले लेते हैं। उन्होंने कहा वर्नर साहब ने कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल के पास दो तरह की वैलेंसी होती है। अब आपके पास Fe जो है ये सेंट्रल मेटल आयन है, इसके साथ बच्चों क्या है CN6, यानी कि इस Fe जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपने क्या लिखा +2 K4 में अगर देखा जाए, तो एक तरीके से अगर इस कंपाउंड को आप ध्यान से देखो
तो उसका एक पार्ट अपने आप में क्या है, बिग ब्रैकेट के अंदर है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। तो बड़ा ध्यान से समझो। और जो बाहर में आयनिक पार्ट होता है उसको बोलते हैं काउंटर आयन। तो यहाँ पर हमारा कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, निगेटिवली चार्ज आयन है। क्यों, जब आप इसको आयोनाइज करोगे तो ये कैसे आयोनाइज होगा, K के नीचे 4, इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स आयन की वैलेंसी कितनी है, 4 है। तो FeCl6 4 माइनस, और ये क्या हो जाएगा K प्लस। जरा ध्यान से समझना। अब देखो इस FeCN6 में ये क्या है आपका, Fe क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। वर्नर साहब ने कहा कि सेंट्रल मेटल एटम की 2 वैलेंसी होती है। अब उसकी पहली वैलेंसी क्या है, उसकी बच्चों पहली वैलेंसी है, फर्स्ट वैलेंसी तो ये है प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी वो वैलेंसी है जो आयनाइजेशन के बाद दिखाई देगा, जो आयनाइज्ड होने के बाद नेगेटिव या पॉजिटिव आयन से सेटिस्फाइड होगा। सेकेंडरी वैलेंसी ये है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो गया, जो वैलेंसी किसके द्वारा सेटिस्फाइड हो रहा है, इस मॉलिक्यूल के द्वारा, साइनाइड मॉलिक्यूल के द्वारा। और ये जो नंबर है, क्योंकि ये जो Fe है, इस Fe के साथ साइनाइड के 6 मॉलिक्यूल आपको अटैच्ड होने वाले हैं। और वो कैसे अटैच्ड होंगे, तो स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेस में अरेंजमेंट होगा। तो ये वार्नर का कहना था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये अपने आप में एक पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये कॉम्प्लेक्स आयन है। इज इट क्लियर, समझ में आ गया कि सेंट्रल मेटल की 2 वैलेंसी क्या है, एक प्राइमरी वैलेंसी है जो आयनाइजेबल है, एक सेकेंडरी वैलेंसी है जो लिगेंड के थ्रू कोऑर्डिनेशन नंबर बनाती है। जनरल फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, AX, देखो ध्यान से, ML, M क्या हो, सेंट्रल मेटल, L लिगेंड हो गया, N, इसमें अगर ध्यान से देखिए आप तो X जो है आपको वो प्राइमरी वैलेंसी है, N जो है ये प्राइमरी वैलेंसी है, N जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी है, M क्या है आपको सेंट्रल मेटल एटम या आयन है। इज इट क्लियर, सबको समझ में आ गया। तो अब आगे बढ़े, वार्नर की थ्योरी समझ में आ गई, और हम डिटेल में पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर तब आएगा, धीरे धीरे बच्चों समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट डेवलप करिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि उसका एक आयन बिग ब्रैकेट के अंदर होता है, और वो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर होता है उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझिए, बहुत आसानी समझिए। सबसे पहला कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी किसको बोलते हैं बच्चों, जहां एक सेंट्रल मेटल एटम हो और बॉन्डेड टू ए फिक्स्ड नंबर ऑफ आयन और मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, ये है कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, COCl3 ब्रैकेट NH3 होल 3, ये अपने आप में कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, जहाँ कोबाल्ट किसके द्वारा सराउंडेड है, NH3 के अमोनिया के 3 मॉलिक्यूल और क्लोराइड के 3 आयंस। कुछ और एग्जांपल देख लो, बिग ब्रैकेट NiCO होल 4, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटीज या कॉम्प्लेक्स आयन, जहाँ पे निकल आपको सेंट्रल मेटल एटम है, कोबाल्ट उसको सराउंड करने वाला न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। FeCN अभी देख लिया, अब आपको बात समझ में आ गई। दूसरा टर्म देखिए, सेंट्रल एटम या आयन किसको बोलते हैं। सिंपल सी बात है, जो आप कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ की बात करते हैं, यानी जब बिग ब्रैकेट आप ऐसे लगाते हो, इसके अंदर में यहाँ पर जब M लिखते हो, ये मेटल ही तो सेंट्रल मेटल एटम है। अगर आपने लिखा NiCl2 H2O होल 4 ब्रैकेट क्लोज कर दी, यहाँ पर ये हो गया सेंट्रल मेटल एटम। मैं यहाँ अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, यहाँ कोबाल्ट है सेंट्रल मेटल, यहाँ Fe है सेंट्रल मेटल आयन। तो दीज आर द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, और चूंकि इनकी टेंडेंसी लोन पे इलेक्ट्रॉन गेन करने की, दे आर कॉल्ड लेविस एसिड। इज इट क्लियर। लिगेंड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मॉलिक्यूल या आयन सेंट्रल मेटल एटम को लोन पर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन दे रहा था भाई, कोबाल्ट दे रहा था,
साइनाइड आयन दे रहा था, क्लोराइड दे रहा था। तो ये सब क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूलर आयन जो देते हैं, दीज आर कॉल्ड लिगेंड, इनको लिगेंड बोलते हैं। अब लिगेंड के अलग अलग टाइप है। सबसे पहला यूनिडेंटेट। यूनिडेंटेट का मतलब क्या होता है बच्चों, जब कोई लिगेंड के पास मेटल से कंबाइंड करने के लिए जो डोनर एटम होता है वो सिंगल होता है। जैसे मान लो वाटर मॉलिक्यूल, तो हमेशा तो हाइड्रोजन के पास है नहीं, ये जब भी देगा तो ये ऑक्सीजन के थ्रू देगा, अमोनिया नाइट्रोजन के थ्रू देगा, क्लोराइड क्लोरीन एक ही सिंगल एटम में देगा। साइनाइड में आपको कार्बन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो अगर एक एटम के थ्रू डोनेशन पॉसिबल हो तो उसको यूनिडेंटेट कहते हैं। डाइडेंटेट मतलब व्हेन अ लिगेंड कैन बाइंड थ्रू टू डोनर एटम्स। अब यहाँ देखो, यहाँ से भी बाइंड कर सकता है, यहाँ से भी बाइंड कर सकता है, यहाँ से भी बाइंड कर सकता है, इथेन डायोएट आयन में यहाँ से भी कर सकता है। जब इसकी टेंडेंसी, इसकी कैपेसिटी दो जगह से बाइंड करने की हो। पॉलीडेंटेड वही जहाँ बहुत ज़्यादा हो, ठीक है ना, एक ही सिंगल लिगेंड में एक से ज़्यादा डोनर एटम्स हो। जैसे आपको इथाइलिन डाइएमिन टेट्रा एसीटेट आयन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में EDTA4- लिखा जाता है, ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये 6 साइड से डोनेट कर सकता है बच्चों। इसके पास डोनेशन की कैपेबिलिटी कितनी है, 6 साइड से है। कैसे वो 6 साइड आए, जरा उसको समझने की कोशिश करो। 2 नाइट्रोजन एटम और 4 ऑक्सीजन एटम इसके साथ। ये है आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसका, इथाइलिन डाइएमिन टेट्रा एसीटेट आयन। देखिए 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन हो गए, नाइट्रोजन 5, यहाँ 6, 6 प्लेसेट कर सकता है। चिलेट लिगेंड, व्हेन डाई और पॉलीडेंटेड लिगेंड यूजुअली इट्स 2 और मोर डोनर एटम्स टू बाइंड अ सिंगल मेटल एटम। अलग अलग साइड से वो बाइंड करे सिंगल, जैसे कि मान लो यहाँ से भी और यहाँ से भी, उसी एक ही सेंट्रल मेटल एटम को दो तरह से वो बाइंडिंग कर रहा है। तो ऐसे लिगेंड को हम कहते हैं चिलेट लिगेंड। और यहाँ पर एक चीज़ है आपको बच्चों याद रखना है, एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड डेंटिसिटी। डेंटिसिटी वर्ड आएगा और डेंटिसिटी वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसको कहते हैं द नंबर ऑफ डोनर ग्रुप्स इन अ सिंगल लिगेंड दैट बाइंड टू अ सेंट्रल मेटल। अगर मान लो उसके साथ एक ही है तो मोनोडेंटेड है तो डेंटिसिटी 1 हो गई, अगर 2 है तो बाइडेंटिसिटी हो गई। इज इट क्लियर? एम्बीडेंटेड लिगेंड विच कैन लिगेंड थ्रू 2 डिफरेंट एटम। एम्बीडेंटेड, जैसे मान लो NO2 ग्रुप है तो नाइट्रोजन के थ्रू भी कर सकता है, ऑक्सीजन के थ्रू भी जुड़ सकता है सेंट्रल मेटल से। अगर नाइट्रोजन के थ्रू आएगा तो नाइट्रेटो N लिखेंगे, और अगर ऑक्सीजन के थ्रू सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होगा तो उसको क्या लिखेंगे, नाइट्रेटो O। ये डिपेंड करता है। इसी तरीके से थायोसाइनेटो है, अगर सल्फर के थ्रू लिंक करता है तो थायोसाइनेटो, अगर वो नाइट्रोजन के थ्रू लिंक करता है तो आइसोथायोसाइनेटो लिखेंगे। इज इट क्लियर? तो ये बच्चों आपको डिपेंड करता है लिगेंड के ऊपर कि लिगेंड कितने तरीके से अटैचमेंट दिखा सकता है। और एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा जो आपको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, वो है कि जैसे मान लीजिए हमने लिखा FeC2O3 होल 3, अब यहाँ पे C2O4 होल 3, एक बार फिर से लिख देता हूँ, FeC2O4 होल 3 माइनस। ये बच्चों देखो यहाँ पर ये जो है आपको बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। अब ये बाइडेंटेड लिगेंड है, यानी कि ये आयरन के साथ 2 अलग साइड से अटैचमेंट करेगा। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इसी नंबर को बोलते हैं जो लिगेंड कितने तरीके से अटैचमेंट दिखा रहा है। इसके ऊपर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट स्लाइड या नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअल में डेंटिसिटी अगर आपको पता है, डेंटिसिटी अगर उसकी 3 है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो 2 जगह से जुड़ रहा है ना। तो इसलिए इस बात को हम एक बार और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही।
सबको समझ में आ गया। तो आज का आपका जो मेन टॉपिक था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है और डबल सॉल्ट क्या, सब में बेसिक टर्म्स, लेगेंड क्या है, सेंट्रल मेटल आयन क्या है, इतना समझना था। इन सेकेंड वीडियो विल अगेन स्टडी अबाउट दीज थिंग्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज ही आपको सेकेंड वीडियो दिया जा रहा है, so you now within 2 days 3 days you have to see both the videos and do all the necessary work, notes, you have to prepare all notes. Okay, thank you, have a nice day, thanks.